सब लोग सोचते हैं कि वो बस एक गरीब गांव का एक लाचार लड़का था, लेकिन आखिर में वही इतिहास का सबसे महान राजा बन जाता है। बहुत समय पहले एक आदमी जिसका नाम ग्री था, एक अनाथ बचपन से उठकर पूरी दुनिया का विजेता बन गया था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया और जो भी उसके खिलाफ जाता उसे बिना कोई दया के धरती से मिटा दिया जाता। लेकिन दुनिया की सारी ताकत के बाद भी उसके जीवन में कोई सुख नहीं था, क्योंकि वो अकेला था। फिर एक दिन अचानक वो खुद को एक गहरे समंदर में डूबता हुआ महसूस करता है और एक आवाज उससे कहती है कि अपने अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करे। राजा समझ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है और तुरंत ही अगले पल वो अपने आंखें एक अंधेरे कमरे में खोलता है, जहाँ दो अनजान लोग उसके सिर के ऊपर झुके होते हैं। वो उसे आर्थर कहकर बुलाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि उनका बेटा कितना उन जैसा दिखता है, जबकि उसे ये तक पता नहीं होता कि ये लोग कौन है और वो कहाँ है। अब उसे पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है, पूरी पिछले जिंदगी की यादें और समझ के साथ। वो महान राजा जो अब एक मामूली सा बच्चा है, आर्थर के रूप में अपने इस नई जिंदगी को काफी लो लेवल मानता है। वो अपने शरीर पर ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता और एक छोटे बच्चे जैसा एक्ट करते हुए जब उसके माँ बाप उसका डायपर बदलते हैं तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। एक दिन आर्थर देखता है कि उसका फादर मैजिक का यूज करके अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं ताकि वो आराम से खेतों में काम कर सके, और उसकी माँ उनका इलाज करते हैं जब वो चोट खा जाते हैं। यही पहली बात है जो आर्थर को इस नई दुनिया के लिए एक्साइटेड बनाती है और उसे पता चलता है कि ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, क्योंकि यहाँ जादू है। जल्दी ही आर्थर को पता चलता है कि उसके फादर एक एडवेंचरर है जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि जब यहाँ हर किसी को हथियार रखने की इजाजत है तो ये जगह काफी खतरनाक होनी चाहिए। इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन ये दिन अभी दूर है, क्योंकि फिलहाल तो वो सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा है जो तुरंत सो जाता है जब भी उसकी माँ लोरी गाते हैं। लेकिन जल्दी ही वो अपनी इस छोटी सी बेचैनी से ऊपर उठ जाता है और इस शांत पलों का मजा लेने लगता है, क्योंकि अपनी पिछले जिंदगी में तो वो हमेशा जानलेवा हमलों के खतरे में सोता था। कुछ महीने गुजर जाते हैं और आर्थर आखिरकार घर में इधर उधर रेंगने लगता है। वो सोने का नाटक करता है ताकि उसकी माँ उसे अकेला छोड़ दे और फिर चुपके से घर की लाइब्रेरी में घुस जाता है, जहाँ वो इस दुनिया के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए किताबें पढ़ता है। उसे पता चलता है कि जिस देश में वो रहता है उसके नॉर्थ में ड्वार्फ्स का एक देश है और ईस्ट में एल्व्स का, इंसानों का अपना एक देश है जिसे एक राजा संभालते हैं। लेकिन उसकी पिछली जिंदगी की तरह यहाँ सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं होती, यहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। फिर वो एक और किताब पढ़ता है जो जादू के बारे में बताते हैं और आर्थर को समझ आता है कि इसी मैजिक के कारण ये दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे है। उसे पता चलता है कि लगभग 1% लोग ही मैजिक का यूज कर सकते हैं और किसी इंसान की मैजिक कैपेसिटी उसके माँ बाप की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। किताब बताते हैं कि मैजिक यूजर्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऑगमेंटर्स जो माना का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और एक वॉरियर जैसे लड़ते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्ज्यूरर्स जो अपने माना को अपने शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे जादूगर करते हैं। आर्थर को समझ आता है कि उसके फादर एक ऑगमेंटर है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी माँ एक टिपिकल कंज्यूरर नहीं है, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर कुछ अलग सी लगती है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और किताब में मैजिक यूजर बनने के तरीके पढ़ता रहता है। किताब बताते हैं कि मैजिक यूज करने के लिए एक मैजिक कोर होना जरूरी है, जो तब बनता है जब किसी इंसान के शरीर के अंदर की माना को एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट किया जाता है। अक्सर लोग जवानी के बाद ही इसे बनाना शुरू करते हैं और एक मजबूत मैजिक कोर बनाने में साल लग जाते हैं। लेकिन आर्थर तो पहले ही अपनी पुरानी जिंदगी में ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानता था। उस दुनिया में वो अपने शरीर के अंदर की एनर्जी जिसे की बोलते हैं उसको कंट्रोल करता था और की कोर बनाना मैजिक कोर बनाने जैसा ही था। आर्थर अपने शरीर के अंदर माना को एक जगह पे फोकस करने लगता है, इसी उम्मीद में कि वो अपनी नई जिंदगी में ताकत का पहला कदम उठा सके। लेकिन जैसे ही वो अपना पहला मैजिक कोर बनाने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस बेड में सुला देते हैं। 2 साल पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और एक दिन जब आर्थर की माँ उसके बारे में डायरी में लिखने में बिजी होते हैं तो आर्थर बाहर जाकर तलवार चलाना सीखने लगता है अपने फादर से। वो एक लकड़ी की तलवार से बार बार अटैक करता है जैसे कि असली तलवार हो। तभी उसकी माँ बाहर आती है और अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने उसके इतने छोटे बच्चे को जो अभी अभी चलना सीखा है तलवार पकड़ा दिया है। ये सब आर्थर के लिए नया नहीं है, जिसे अब अच्छी तरीके से पता चल गया है कि इस घर का असली बॉस उसकी माँ ही है। उसकी माँ उसे अक्सर आसपास के शहर भी ले जाते और आर्थर वहाँ जाके हमेशा खुश होता है, क्योंकि वहाँ उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हर चीज में इंटरेस्ट दिखाता है, हथियारों से लेके अजीबोगरीब सामान तक, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो जादू को लेकर ही होता है और शहर में रहकर उसे मैजिक को पास से देखने का बेहतरीन मौका मिलता है। इन सब यात्राओं के अलावा आर्थर अपने माँ बाप के साथ एक शांत जीवन बिताता है। भले ही उसे एक नन्हे बच्चे के शरीर में फंसा हुआ महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये शांत जिंदगी पसंद आने लगती है। उसके माँ बाप उसके हर जरूरत का ध्यान
ध्यान रखते हैं और ये सब देखकर उसे अपनी पिछले जिंदगी के ऑर्फेनेज का बचपन याद आता है, जहाँ उसने दिल से एक परिवार की तमन्ना की थी, लेकिन वो विश कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन आर्थर अपने फादर को मैजिक का प्रैक्टिस करते देखता है, जहाँ वो अपने माना कोर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आर्थर उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके फादर बस जमीन से कुछ पत्थर ही उठा पाते हैं माना के जरिए। आर्थर बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता, उसे लगता है कि नमूनाबाजी करने से अच्छा तुम हाथों से पत्थर उठा लेते। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहते हैं कि उसके फादर ने अपने बेस्ट एफर्ट नहीं दिए है। फिर उसका फादर दोबारा पूरा ध्यान लगाकर अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक जबरदस्त अटैक्स करता है, जिससे जमीन तक गिर जाते हैं। इस बार आर्थर अपनी फादर की स्किल से सच में इम्प्रेस होता है। उसकी माँ को यकीन होता है कि जब वो बड़ा होगा तो एक महान योद्धा बनेगा। आर्थर तुरंत ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे उठाकर सुलाने ले जाती है। रास्ते में वो लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं तो आर्थर अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे किताबें पढ़ने दे। पहले तो उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन जब वो मासूम से नजर से उसकी तरफ देखती है तो वो मान जाती है। आखिरकार वो उसे अकेला छोड़ देती है लाइब्रेरी में और बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। आर्थर फिर अपने शरीर की सारी माना को एक जगह पे फोकस करने लगता है, जैसे वो पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि अब वो मैजिक यूज करने के बिल्कुल करीब है और तभी अचानक उसका माना कोर बन जाता है, जिसकी वजह से एक भयंकर धमाका होता है जो पूरे घर को उड़ा देता है और आर्थर के फादर अपनी वाइफ को बचाते हुए घायल हो जाते हैं। दोनों घबरा जाते हैं कि उनका बेटा कहीं खतरे में तो नहीं है, लेकिन जब वो अंदर जाके देखते हैं तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आर्थर हवा में तैर रहा होता है एक सुनहरे रोशनी के साथ। आर्थर उन्हें एक कॉन्फिडेंस स्माइल देता है और बताता है कि वो मैजिक कर सकता है। वो जमीन पर उतरता है और उनकी तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी छत का एक टुकड़ा उसकी तरफ गिरता है। वो घबरा जाता है और सोचता है कि शायद उसकी जिंदगी का ये आखिरी पल है, लेकिन उसके दोनों माँ बाप एक साथ उसकी तरफ कूद जाते हैं उसे बचाने के लिए। आर्थर तभी समझ जाता है कि उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है उसे सुरक्षित रखना, लेकिन जब वो दोनों रो पड़ते हैं तो आर्थर हैरान रह जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी ऐसा इमोशन महसूस नहीं किया था। दूसरे बच्चों के माँ बाप भी या तो गर्व दिखाते या फिर निराशा, पर कभी ऐसे आंसू नहीं बहाते थे। जैसे वो सोचता है कि एक ऐसा नया एहसास है, आर्थर भी रो पड़ता है अपनी माँ से चिपक के बिना सोचे समझे। कुछ साल गुजर जाते हैं और अब आर्थर एक छोटा लड़का बन गया है जो अपने फादर रेनॉल्ड से कॉम्बैट स्किल्स सीख रहा है। आर्थर और उसके फादर गार्डन में आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ उसके फादर उसे अपने ग्लव्स देना चाहते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस उम्र में उसके पास उन्हें संभालने की ताकत नहीं है। उसकी जगह वो एक लकड़ी की तलवार उठाता है और उसका फादर भी वही करता है। आर्थर तुरंत एक्शन में आ जाता है और लगातार 3 अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और आसानी से हर अटैक को रोक लेता है। आर्थर समझ जाता है कि उसके फादर अपनी तलवार में मैजिक से रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो भी अपनी माना लकड़ी की तलवार में भर देता है। कुछ ही देर बाद वो दोबारा अपने फादर पर दौड़ता है और इस बार उसका अटैक इतना जोर का होता है कि उसके फादर की तलवार टूट जाती है। आर्थर मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी लकड़ी उसके फादर की लकड़ी से ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसके फादर बहाना बनाते हुए कहता है कि स्टेमिना ज्यादा मायने रखता है, ताकत तो 19-20 का इधर उधर होते रहता है। चाहे जैसे भी हो, उसके फादर समझ जाते हैं कि आर्थर एक जीनियस है, इसीलिए वो एक मुश्किल फैसला लेते हैं अपनी वाइफ से बात करने का, ताकि आर्थर को शहर के बाहर किसी अच्छे टीचर के पास भेज सके। लेकिन उसकी माँ एलिस इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ होती है। वो अपने प्यारे क्यूट बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहते, खासकर जब वो सिर्फ 4 साल का है। रेनॉल्ड कहता है कि सिर्फ 4 साल की उम्र में आर्थर की लकड़ी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, उसे किसी स्किल योद्धा के पास ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन उनके किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आर्थर बोल पड़ता है और कहता है कि इतना झमेला करने से अच्छा उन सबको साथ मिलकर जाना चाहिए। ये आइडिया चाहे जितना भी बेकार लग रहा हो, दोनों माँ बाप तुरंत मान जाते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उनके दुनिया में अभी भी घर की देखभाल करने का ज्ञान नहीं आया है। कुछ दिन बाद एलिस और रेनॉल्ड के पुराने पार्टी मेंबर्स आते हैं उनके साथ सफर पे जाने के लिए, और आर्थर उन सब से मिलता है। उसके माँ बाप के पुराने ग्रुप में काफी सारे स्किल्ड एडवेंचरर्स थे। एडम इस ग्रुप का लीडर था। ये बड़ी 6 सौ वाली औरत है एंजेला। डार्डन एक एवरेज से दिखने वाला आदमी है और एक स्किल्ड आर्चर जिसका नाम हेलन है, और जैस्मिन एक पिक्सी टाइप का लड़की जो किसी वजह से आर्थर पर शक करते हैं, पता नहीं क्यों। जल्द ही सब लोग चलना शुरू कर देते हैं और आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट अब भी काफी पुराना है, जबकि उसके पिछले दुनिया में लोग एयरशिप लेकर घूमते थे। कुछ देर बाद सब लोग रुककर खाना खाने बैठते हैं, लेकिन तभी जंगल से कुछ भेड़िया मॉन्स्टर निकल कर आ जाते हैं खाने की स्मेल के कारण। जैस्मिन तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, 2 डैगर्स पकड़ के हर उस भेड़िए को काट देते हैं जो उसके सामने आता है। रेनॉल्ड, एडम और हेलन भी अपने अपने हथियारों से कुछ और भेड़ियों
को मार गिराते हैं। दार्डेन और एंजेला अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। उस रात सब लोग मॉन्स्टर्स को पका के खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस देखते हैं कि रेनॉल्ड के हाथ से अभी खून बह रहा है, तो वो उसका इलाज करने लगते हैं। बाकी के पार्टी मेंबर्स तुरंत खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के आसपास एक प्रोटेक्शन सर्कल बना लेते हैं। आर्थर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एलिस एक खास जादूगर है जिसके पास हीलिंग मैजिक है, जो इस दुनिया में बहुत ही रेयर होता है। अपनी हीलिंग मैजिक के रेयरिटी के कारण एलिस हमेशा पकड़े जाने के खतरे में रहती है और यही वजह थी कि उन्होंने गांव में शिफ्ट होने का फैसला किया था ताकि वो किसी के नजर में ना आए। खुशकिस्मती से हीलिंग मैजिक बिना किसी दिक्कत के काम करता है, लेकिन उसके बाद एडम कहता है कि उसे थोड़ा एक्सरसाइज करना है और वो आर्थर से ट्रेनिंग के लिए कहता है। आर्थर ट्रेनिंग के लिए हाँ कह देता है और एडम अपने तेज फालर के हेड को कपड़े से लपेट लेता है ताकि आर्थर को चोट न लगे। दोनों अपने ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने वेपन्स में माना पड़ लेते हैं, लेकिन एडम को हैरानी होती है जब आर्थर पहला अटैक करता है। वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मैजिक का यूज करता है और बिजली की तरह एडम की तरफ भागता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और एडम के पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देता है। बदकिस्मती से आर्थर का पैर फिसल जाता है, जिसका फायदा एडम उठाता है और रिएक्ट करता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। सब लोग आर्थर की तेजी देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसका हल्का सा बॉडी वेट उसे हवा में उछाल देता है और एंजेला उसे बचाने के लिए अपनी विंग मैजिक का यूज करते हैं। आर्थर आराम से जमीन पर उतरता है, जबकि बाकी सब लोग एडम को डांटना शुरू कर देते हैं कि उसने एक छोटे बच्चे के साथ इतना ज्यादा सीरियस फाइट किया। एडम अपना बचाव करता है और कहता है कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैस्मिन दूसरी तरफ आर्थर की स्किल से काफी इम्प्रेस लगते हैं और उसे उसके टेक्निक्स के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। अगले कुछ दिन काफी तेजी से निकल जाते हैं, जहाँ आर्थर हर रोज ट्रेनिंग करता है, खाता है, सोता है और फिर से ट्रेनिंग करता है, पार्टी के लगभग हर मेंबर के साथ। उसने एडम से लैंस टेक्निक सीखी, रेनॉल्ड से पुशअप्स, हेलन से आर्चरी और जैस्मिन से रनिंग, जो उसेन बोल्ट की तरह उसे भागना सिखाते हैं। जैस्मिन को आर्थर काफी पसंद आ जाता है और वो उसे एक किटी पार्टी में फंसाने की कोशिश करते, एक छोटी तलवार और बेबी ऑयल देकर, लेकिन आर्थर की माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी प्रॉब्लम में पड़े, तो वो उसे बुला लेते हैं। जल्द ही सभी अपना सफर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन अचानक कुछ हलचल की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। तभी अचानक कई तीर उनकी तरफ उड़ते हैं और आर्थर तुरंत समझ जाता है कि उन पर लुटेरों ने हमला किया है। दार्डेन और एडम तुरंत गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जबकि एंजेला अपने विंग मैजिक का यूज करके सभी तीरों को उड़ा देते हैं। आर्थर बाहर झांकता है और देखता है कि उन्हें चारों तरफ से लुटेरों ने घेर रखा है। वो भयानक चेहरे वाला बैंडिट लीडर अपने लोगों को हुक्म देता है कि एलिस और आर्थर को चोट न पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम में बेचा जा सकता है और बाकी सबको खत्म कर दिया जाए। सभी लुटेरे जोर से चीख कर हाँ में हाँ मिलाते हैं और लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका एक एक करके रेनॉल्ड और उसकी पार्टी के मेंबर्स द्वारा सफाया किया जाता है। आर्थर जानता है कि उनकी पार्टी के हर एक सदस्य इंडिविजुअली बहुत पावरफुल है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब लुटेरे संख्या में ज्यादा होने का फायदा उठाने लगते हैं। लगातार फाइटिंग के कारण पार्टी मेंबर्स थक जाते हैं। तभी बैंडिट लीडर रेनॉल्ड्स के साथ 1v1 लड़ने जाता है और उसे गाड़ी में दे मारता है जिसमें आर्थर था। गाड़ी टूट जाती है और एलिस तुरंत रेनॉल्ड की मदद करने दौड़ती है, लेकिन रेनॉल्ड उससे कहता है कि वो अपने मैजिक यूज न करे, वरना हालात और खराब हो जाएंगे। रेनॉल्ड खुद किसी तरह उठता है और आर्थर से कहता है कि वो अपनी माँ को ले जाए किसी सुरक्षित जगह पर, जब तक वो बैंडिट लीडर से निपट रहा है। आर्थर ऑब्वियसली लड़ना चाहता है और कहता है कि वो इन गुंडों को संभाल सकता है, लेकिन उसका फादर उस पर चिल्लाता है कि उसी ताकत का यूज करे अपनी माँ की रक्षा के लिए, क्योंकि उसके माँ के पेट में एक बच्चा है। आर्थर सोचता है ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी एलिस को लेकर वो भाग जाता है। बैंडिट लीडर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड उस पर दोबारा अटैक करता है और उसे डिफेंड करने पर मजबूर करता है। आर्थर भागता रहता है, लेकिन उसका रास्ता कई दूसरे लुटेरों ने रोक लिया होता है। खुशकिस्मती से उसके पार्टी के मेंबर्स काफी प्रोफेशनल होते हैं और एक एक करके सारे लुटेरों को मार गिराते हैं। आर्थर उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर से भागता है, लेकिन अचानक एक जादूगर उन पर विंड मैजिक से हमला करता है। आर्थर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को धक्का देकर सुरक्षित जगह भेजे और खुद उस छटके को सह लेता है। विंड मैजिक के अटैक से वो हवा में उछलकर एक खाई के पार चला जाता है, लेकिन वो तय करता है कि वो अकेले नहीं मरेगा, इसीलिए वो अपने चाकू एक रस्सी से बांधकर अपने अटैकर पर फेंकता है और उसे भी खाई से नीचे खींच लेता है। तभी दार्डेन और एंजेला तुरंत अपनी मैजिक का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी माँ रोती हुई आंखों से उसका नाम पुकारती है। उसी दौरान आर्थर एक अलग ही शांति महसूस करता है, जैसे उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। आर्थर सोचता है कि क्या यही खुशी का एहसास होता है, जब अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो जिंदगी उसे छीन ली गई है। जैसे आर्थर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है, उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो सोचता है कि वो कहाँ है, तभी जमीन उसके नीचे से कांपने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़ा चीज उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आर्थर उठकर देखने की कोशिश करता है और तभी एक
डरावने शक्ल वाले डीमन को देखकर उसकी रूह कांप जाती है, जो उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। आर्थर डर जाता है, लेकिन वो एक सिग्मा बॉय है जो बिना फाइट के हार नहीं मानता। वो डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डीमन उसे आराम से एक तरफ पटक देता है। जैसे आर्थर उठता है, डीमन कहता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर वो डीमन उसे ये भी बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। आर्थर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी डीमन कुछ फल तोड़ के लाता है और कहता है कि पहले उसे खाना होगा, वरना वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगी। आर्थर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो तुरंत फल खाना शुरू कर देता है। खाने के बाद वो डीमन से पूछता है कि क्या उसके माँ बाप ठीक है। डीमन उसे एक विजन दिखाता है जिसमें रोड पर उसके पेरेंट्स और उसके दोस्तों ने लुटेरो से लड़ाई की थी। हर तरफ लुटेरो के लाशें पड़े होते हैं। डीमन आर्थर को बताता है कि जिसे भी वो जानता था सब जिंदा है और कुछ दिन पहले ही सुरक्षित सफर पर निकल चुके हैं। ये सुनकर आर्थर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसका दिल हल्का हो जाता है। फिर वो डीमन से उसका नाम पूछता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके, और डीमन अपना नाम बताता है, सिल्विया। कुछ दिन बीत जाता है जब आर्थर अभी भी सिल्विया के केव में होता है। फल खाकर अपने आप को हील कर रहा होता है। वो जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, लेकिन सिल्विया कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। उसे एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़ेगा जो खतरनाक मॉन्स्टर्स और डरावनी चीजों से भरा है। लेकिन सिल्विया के पास एक और तरीका है जिससे वो आर्थर को उसके परिवार से मिला सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुराग बनाना होगा जो बहुत टाइम लेता है। आर्थर इस बात को समझ जाता है और जब तक सिल्विया ये सुराग बना रही होती है, आर्थर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। अब उसे ये समझ आ गया है कि चाहे सिल्विया दिखती एक डीमन जैसे हो, लेकिन वो अंदर से एक बहुत ही दयालु और केयरिंग इंसान है, खासकर आर्थर के लिए। एक दिन जब आर्थर अपना माना पे काम कर रहा होता है, सिल्विया डिसाइड करते हैं कि उसे एक ऐसा ट्रिक सिखाया जाए जो इंसान नहीं जानते। वो हवा से माना को इकट्ठा करते हैं और अपने हाथ में एक चमकदार बॉल बना लेते हैं, जो आर्थर को चौंका देता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सिल्विया उसे बताते हैं कि ज्यादातर इंसान सोचता है कि वो या तो माना इकट्ठा कर सकता है या उसका इस्तेमाल, लेकिन नेचर में काफी जीव ऐसे होते हैं जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने का ऑफर करते हैं, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहते हैं कि आर्थर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या करेगा। आर्थर काफी देर तक सोचता है और फिर जवाब देता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो हर उस इंसान को मार देगा जो उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन सिल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो उसे एक तरफ पटक देता है। आर्थर इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे कहती है कि उसने उसका टेस्ट फेल कर दिया क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं सिखाएगी जिसमें से पागल और जानलेवा सोच हो। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पिछले जिंदगी का बस एक ही लेसन था, तुम स्ट्रॉन्ग बनो ताकि अपने दुश्मनों को मार सको। लेकिन जब सिल्विया उसे पूछती है कि क्या उसे हमेशा लोगों को मारने के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उससे कहती है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मारपीट के लिए नहीं होता और वो नहीं चाहती कि आर्थर अपनी जिंदगी गुस्से और वायलेंस में बर्बाद करे। उसकी बातें सीधा आर्थर के दिल को छू लेते हैं, जैसे कि सिल्विया उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो। वो फिर से वही सवाल पूछते हैं कि जब आर्थर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो क्या करेगा। इस बार आर्थर जवाब देता है कि वो उन लोगों की रक्षा करेगा जो उसे प्यार करते हैं। सिल्विया को ये जवाब पसंद आता है और वो उसे सिखाना शुरू करते हैं कि कैसे माना को सीधा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जमा करके उसे यूज किया जा सकता है। आर्थर इस टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड होकर सिल्विया को दिखाने के लिए दौड़ता है, सिल्विया उसे एक तरफ मार देती है और पत्थरों के नीचे दबा देती है। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी के जरिए उसे कहते हैं कि बिल्कुल आवाज भी मत करना। कुछ ही पल बाद सिल्विया जैसे एक और डीमन वहाँ आता है और कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। सिल्विया मना कर देते हैं, तो वो डीमन उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है। आर्थर ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे तसल्ली देते हैं कि वो ठीक है। वो खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर रिलीज करती है। उसका डीमन जैसा शरीर टूट जाता है और वो एक सफेद ड्रैगन में बदल जाते हैं। फिर वो उस डीमन पर एक हाइपर बीम छोड़ देती है जिसे वो मुश्किल से रोक पाता है। वो सिल्विया को चेतावनी देती है कि इतनी बड़ी पावर का यूज उसके लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन सिल्विया कहते हैं कि उसे अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं है। वो डीमन उसकी अटैक किसी तरह कैंसिल कर देता है और फिर उस पर डार्क एनर्जी बॉल की बारिश कर देता है, जिनमें से कुछ केव को भी डैमेज करते हैं। सिल्विया थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि आर्थर सेफ है या नहीं। ये देखकर डीमन एक बड़ा अटैक करता है जिसे वो सिल्विया को होश में नहीं छोड़ता। सिल्विया समझ जाती है कि अब आर्थर भी खतरे में आ सकता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ दांव पे लगा देगी ताकि आर्थर को वहाँ से निकाल सके। सिल्विया अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके समय को रोक देते हैं और फिर आर्थर को बाहर बुलाते हैं। कहते हैं कि अब उसे घर जाना होगा। वो स्पेस और टाइम में एक सुराग खोलते हैं और कहते हैं कि ये पोर्टल उसे सीधा
उसके परिवार के पास नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अकेला सर्वाइव कर सकता है जब तक वो उन्हें ढूंढ ना ले। आर्थर समझ आता है कि सिल्विया अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर रही है और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन सिल्विया उसे वादा करवाती है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों की रक्षा के लिए करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। फिर वो उसे अलविदा के रूप में कुछ गिफ्ट देते हैं, एक क्रिस्टल अंडा और एक पंख, और कहते हैं कि उनका ध्यान अच्छी तरह से रखे। उसके बाद सिल्विया आर्थर को एक प्यार भरा किस देती है और अचानक आर्थर के दोनों हाथों पर सुनहरे टैटूज आ जाते हैं। सिल्विया कहती है कि उनका मतलब और मकसद उसे तब समझ आएगा जब सही समय आएगा, लेकिन अभी के लिए बाय बाय। फिर सिल्विया उसे बताती है कि उसे असल में इतना समय नहीं लगा पोर्टल बनाने में, उसने जानबूझकर देर करा क्योंकि उसे कुछ दिन आर्थर के साथ बिताना था, जो उसे बहुत अच्छा लगा। आर्थर ये सुनकर रो पड़ता है और समझ आता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सिल्विया को बचा सके, चाहे उसने वादा किया था कि वो अपने को हमेशा बचाएगा। सिल्विया कहते हैं कि उनका वादा इस सिचुएशन में लागू नहीं होता और उसे जल्दी करने को कहते हैं। आर्थर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि सिल्विया एक ड्रैगन है या डीमन, क्योंकि वो उसके लिए एक परिवार है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। सिल्विया हंसकर कहते हैं कि उसके पास ऑलरेडी एक माँ है, तो आर्थर डिसाइड करता है कि वो उसे ग्रैंड माँ बुलाएगा। ये सुनकर सिल्विया एक ड्रैगन रो पड़ते हैं। फिर वो आर्थर को धक्का देकर पोर्टल के अंदर भेजते हैं। आर्थर अंडा और पंख लेकर जाता है, लेकिन जैसे वो पोर्टल में जाता है और पीछे मुड़कर सिल्विया को अलविदा कहना चाहता है, उसे महसूस होता है कि वो खींचा जा रहा है। जैसे आर्थर चला जाता है, सिल्विया अपने पावर रिलीज करती है और केव में समय को नॉर्मल कर देती है, जिससे डीमन का अटैक तुरंत उस पर लगता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही डीमन अपने जीप पर गर्व करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, सिल्विया अचानक उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं। दूसरी तरफ आर्थर पोर्टल के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है जब उसे सिल्विया की आवाज पर से सुनाई देती है। वो कहते हैं कि दुखी महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कहते हैं कि उसे पता है कि आर्थर कर सकता है, क्योंकि वो इतिहास का सबसे ताकतवर राजा था। आर्थर ये सुन के हैरान हो जाता है कि सिल्विया उसके पिछले जिंदगी के बारे में जानती थी। वो पूछना चाहता था कि क्या सिल्विया ही थी जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था, लेकिन उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। आर्थर थोड़ा रो लेता है सिल्विया के लिए, लेकिन फिर खुद को संभालता है और उस क्रिस्टल एग को अपने बैग में रख लेता है। उसके बाद वो आसपास देखता है और समझ आता है कि वो एक घने और खतरनाक जंगल में है। सो आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और अगर आपको मैजिकल या फिर इसेकाई टाइप के एनिमेस देखना पसंद है तो स्क्रीन पे शो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।